अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। हम आपके बीच में भी क्या क्या बात कर रहे हो आप यहाँ भी वातावरण में कि हाँ जी बिल्कुल यहाँ भी है, सूक्ष्म जीव है, लेकिन 3 लोक के अंदर ठसाठस भरे हुए क्या पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव दिखेंगे नहीं, अनंत जीव हैं भैया इस दुनिया में। क्या पृथ्वी जलादि रूप तो असंख्यात हैं, वनस्पति कह दिया अनंत हैं, ये सारे लोक के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं। अनंत अनंत जन्म हमने उन एकेंद्रीय पर्यायों के अंदर बिताए हैं, और अब भी यदि हम नहीं संभले, नहीं सुधरे, नहीं यदि हमने आत्म कल्याण किया तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा वहां एकेंद्रियों में जाकर के जन्म लेंगे। इन एकेंद्रीय पर्यायों में परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा गया है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन क्या जब कोरोना वायरस का समय शुरू हुआ था, शुरू में जिन दिनों में जब ये महीने 2 महीने 3 महीने जब ये चर्चा चलती रही सारे देश दुनिया भर में, तो बड़े प्रश्न आते रहे इस तरह के, ये कोरोना वायरस है, ये वायरस कितने इंद्रिय जीव है, वायरस कितने इंद्रिय जीव है, इसका क्या है, ये वायरस क्या है, जीव है क्या अजीव है। तो भाई ये जो वायरस है, ये वायरस तो अचेतन होते हैं, जितने भी वायरस होते हैं ना ये सब अचेतन होते हैं, और ये सब जब बॉडी के संपर्क में आते हैं तो चेतना रूप परिणमन जैसा दिखाई देता है, तो चेतना हो जाती है इनमें, माने जीवत्व पना बॉडी के संपर्क में आते ही, जैसे वायरस यहाँ शरीर में आ गया तो यहाँ संपर्क आते ही वो चेतन जन्म ले लिया उसने। मैंने लगभग साल भर पहले, साल 1.5 साल, 7 साल, सवा साल पहले की बात ही है, जब ये प्रकरण इस तरह का चला तो मैंने इस बात के बारे में कही ये बात, जैसे समझ लीजिए आप दियसलाई है, माचिस है, तो कुछ योग्य निमित्त मिलते हैं ना जैसे किसी चीज को, तो योग्य निमित्त मिलने पर वो जीव जन्म ले लेते हैं। सम्मूर्छन जीव वातावरण से जन्म लेते हैं। क्या जितने भी सम्मूर्छन जीव होते हैं, क्या एकेंद्रीय से लेकर असैनी पंचेंद्रीय तक के जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं। क्या कहा? एकेंद्रीय से लेकर असैनी पंचेंद्रीय तक के जीव तो नियम से सम्मूर्छन होते हैं। कदाचित गर्भ जीवों के अंदर तो नहीं मन वाले होते हैं, तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 सब वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं। सम्मूर्छन किसे कहते हैं? वातावरण से उत्पन्न होने वाले। 1 इंद्रिय भी सब वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं, 2 इंद्रिय भी सब वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं। क्या तो अब क्या करें साहब, जब ये 1 इंद्रिय आदि जीव जब इस तरह के हैं तो फिर अब क्या करेंगे, अब क्या स्थिति है? तो बोले एक बात समझ लेना कि जो वातावरण एटमॉस्फेयर इस तरह का ऑटोमेटिक जब इनके लिए होता है, अपने आप ही ऐसा वातावरण बनता है, तो फिर ये जीव जन्म ले लेते हैं। जैसे समझिए आप सर में गंदगी हो तो जीव ही जन्म ले लेती है, आपके किचन में गंदगी हो तो कॉकरोच जन्म ले लेते हैं, घर में कहीं गंदगी हो तो मच्छर जन्म ले लेते हैं, वातावरण में किसी जगह पर कहीं कोई ऐसे खाने पीने की इस तरह की चीज़ गिर जाए तो चींटियाँ जन्म ले लेती है। क्या चींटियों के अंडे भी नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग इनके मच्छरों के, चींटियों के, इनके अंडे वगैरह कहते हैं। हमारे धवला जी ग्रंथ के अंदर एक प्रश्न उठाया गया और जवाब दिया उसका इस तरह का, ऐसी बात कही गई कि साहब आप कहते हो कि ये सम्मूर्छन जीव हैं, लेकिन हमने तो इनके अंडे देखे हैं। तो फिर वो जवाब दिया वहाँ कि भाई ये जो अंडे दिखाई देते हैं ये अंडे नहीं होते हैं इनके चींटियों के। क्या ये चींटियों के अंडे नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अंडे से जिन जीवों का जन्म होता है उन्हें अंडज कहते हैं, वे गर्भज जीव होते हैं। क्या
जो भी अंडे से जो जन्म ले रहे हैं वो गर्भ जन्म वाले हैं। क्या जरायुज, अंडज और पोत, ये गर्भ जन्म के भेद होते हैं। अभी उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे, प्रकरण कभी चलेगा तो बतलाएंगे। तो फिर कहा कि साहब ये अंडे दिख तो रहे हैं हमारे को साफ साफ, आप क्या बात कर रहे हो, दिख तो रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले ये उन चींटियों के दौड़ने फिरने से पहले का पूर्व आकार मात्र है, ऐसा जवाब दिया। इसे पूर्व आकार मात्र समझना चाहिए। क्या सब जितने ये सूक्ष्म और बादर जीवों के जो भेद किए हैं, ये सारे भेद एकेंद्रीय जीवों के ही भेद हैं। सूक्ष्म जीव भी एकेंद्रीय होते हैं, बादर जीव भी सब एकेंद्रीय होते हैं। ये सब एकेंद्रीय ही जानने चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, काफ़ी बातें हमने इधर उधर की आपसे कह दी है। अब देखिए थोड़ा है तो प्रकरण संबंधी ही, प्रकरण से क्षेत्र से विषय से विषयांतर तो मेरी होने की आदत है नहीं। देखिए वनस्पति कायिक के बारे में क्या कहते हैं यहाँ। क्या ये कह रहे हैं, असैनी पंचेंद्रीय जीव कदाचित गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नियम से समूर्चनीय होते हैं। वनस्पति कायिक जिनका शरीर घास, अब वनस्पति की बात कर रहे हैं, क्या जिनका शरीर घास, बेल, वृक्ष आदि रूप हो। वनस्पति दिख रही है हमारे को, घास रूप है, वनस्पति कायिक जीव है। बेलें चढ़ी हुई है, वनस्पति कायिक दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष आदि रूप दिखाई दे रहे हैं, वनस्पति कायिक है ना। तो इन सब के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। इन सब के माने पृथ्वी कायिक के, जल कायिक के, अग्नि कायिक के, वायु कायिक के, वनस्पति कायिक के, इन सब के एक ही इंद्रिय होती है। ये सब के सब स्पर्शन इंद्रिय वाले ही जीव होते हैं। एक और बात यहाँ समझ लो बीच में, यद्यपि करेंगे कल चर्चा, कल भी आएगी चर्चा जब आगे बढ़ेंगे अपन, जब त्रस्त जीवों की जब चर्चा करेंगे ना तो उसमें और विशेष बातें आएगी। लेकिन फिर भी नारकी जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य गति के जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, देवगति के जीव भी नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। क्या बात कही साहब हमने, मनुष्य गति के, नरक गति के और देव गति के, ये 3 गतियों के जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। क्या ये सब कर्णानुयोग के प्रकरण हैं साहब, इनमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेन लेकर के बैठने के लिए मैंने बार बार में प्रेरणा देता रहता हूं, मैं बार बार में सुन करके इन बातों के नोट्स बनाइए, कुछ दिमाग में बैठाने का प्रयत्न कीजिए। थोड़े समय में देखेंगे हमारे दिमाग में इतना स्टोरेज हो जाएगा, सारी बातें बराबर सब समझ में आने लग जाएगी। यह कैसी कैसी बातें हैं, जनागम की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं भाई साहब, केवल ज्ञान में झलकी हुई बातें हैं, दिव्य ज्ञान की बातें हैं। ये सारी बातें ख्याल में आनी चाहिए, थोड़ा बहुत हमारे को भाव वासन होना चाहिए इन सब बातों का। तो अब जो बाकी जो एकेंद्रीय से लेकर के असैनी पंचेंद्रीय तक के जो भेद दिखाई देते हैं, ये सब त्रियंच गति के जीवों के भेद हैं। एकेंद्रीय त्रियंच होते हैं, 2 इंद्रिय त्रियंच होते हैं, 3 इंद्रिय त्रियंच होते हैं, 4 इंद्रिय त्रियंच होते हैं, असैनी पंचेंद्रिय त्रियंची होते हैं। ये सब त्रियंच होते हैं नियम से, है ना। अब देखिए साहब और क्या कहता हूं मैं यहाँ, कि अभी कभी कभी निगोदिया के बारे में भी पूछ लेते हैं कोई कि साहब ये निगोदिया जीव कौन सी गति के हैं। तो देवगति में निगोदिया है, देवगति के निगोदिया नहीं होते, नारकी निगोदिया नहीं होते, मनुष्य गति के निगोदिया नहीं होते। निगोदिया जीव त्रियंच गति के अंदर ही आते हैं, निगोदिया भी त्रियंच गति के अंतर्गत आते हैं। और इतना ही नहीं, त्रियंच में भी एकेंद्रीय जीवों में आते हैं, और एकेंद्रीय में भी अकेले वनस्पति कायिक जीवों में निगोदिया होते हैं, बस इनके अलावा निगोदिया नहीं है। ठीक है ना, माने पृथ्वी कायिक में नहीं, जल कायिक में नहीं, अग्नि कायिक में नहीं, वायु कायिक में नहीं, सिर्फ और सिर्फ वनस्पति के अंदर निगोदिया जीव होते हैं। चलिए यहाँ बात कर रहे थे अपन, जिनका शरीर घास रूप हो, बेल रूप हो, वृक्षादि रूप हो, इन सब के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। और सुनिए, ये सूक्ष्म है एक इंद्रिय जीव, बादर भी होते हैं, अलग अलग तरह के कर्म के उदय हैं इस तरह के। ये जीव सूक्ष्म भी होते हैं, ये जीव बादर भी होते हैं, बोले पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। शब्दों के अर्थ तो आपके ख्याल में आ गए होंगे।
सूक्ष्म जीव तो बता ही दिया, आर पार होने वाले। बादर माने कुछ स्थूल जैसे दिखते हैं, ये सब बादर दिखाई देते हैं। जैसे हमने कहा ये पृथ्वी का ही कहें, ये पहाड़ वगैरह इनमें जो जीव हैं वो सब बादर हैं। अग्नि जो हमने फायर जो बतलाया बोले उसमें बादर हैं। पेड़ पौधों के अंदर जो जीव हैं ये प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति तो नियम से बादर ही होती है, प्रत्येक वनस्पति। देखिए फिर कह रहे हैं यहाँ सूक्ष्म बादर हो गए, पर्याप्त माने जिनके पर्याप्तियां पूरी हो गई। क्या बहुत सारे हमारे साधर्मी ऐसे भी हो सकते हैं सामने बैठे हुए जिन्हें कुछ ऐसा लगता हो कि यार ये क्या क्या बातें बता रहे हैं, ये क्या क्या बोल रहे हैं, ये कोई बात नहीं, शब्द तो कर्णेंद्री का विषय बनने दो। शब्द यदि कर्णेंद्री का विषय बनेंगे तो अगली बार वो शब्द सुने हुए नजर आने लगेंगे, वो शब्द समझ में आने लगेंगे। पहली बार तो कर्णेंद्री के विषय बनाना ही पड़ेगा एक बार। अनेक नाम इस प्रकार के होते हैं, वर्तमान में भी नाम, आजकल बच्चों के जो नाम होते हैं ना, नए नए नाम नए नए रखते हैं अलग अलग तरह के। पहली बार कोई स्कूल के अंदर टीचर सुनता है तो कहते हैं क्या 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 बोला। रेलवे स्टेशन पर जाकर के नाम बताओ, कोई अनजान व्यक्ति को नाम मतलब है क्या क्या, समझ में नहीं है क्या क्या नाम है, ऐसा बोलते हैं। फिर जब 2-4 बार परिचय में आता है तो शब्द समझ में आ जाता है कि अच्छा ये शब्द है क्या। बिल्कुल कितना प्रैक्टिकल है ये चीज। अरे आर्यव का नाम 10 बार पूछते थे लोग पहले तो, आर्यव आर्यव, ये क्या क्या नाम, क्या नाम, अर्णव नहीं नहीं आर्यव, आर्यव कैसे लिखते हैं ये बतलाओ। किसी का नाम पर्याप्ति रख दो, किसी का नाम अपर्याप्त रख दो, किसी का नाम ईर्य, क्षायिक नाम है क्या। जैसे अब क्षायिक कोई शाहिद बोलता है, कोई कुछ बोलता है, किसी के समझ में नहीं आता क्या 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 नाम है, क्या नाम है यार इसका, क्या नाम है। क्षायिक, फिर 2-4 बार सुनते, अच्छा क्षायिक नाम है, ओके। तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही हमने पर्याप्ति, अब ये पर्याप्ति क्या चीज होती है तो बोले समझ में नहीं आता है पर्याप्ति क्या होती है। तो अरे भाई पर्याप्ति का 6 प्रोसेस है, जन्म का प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है ये सब, जन्म धारण करने संबंधी प्रक्रिया है, ऐसा समझ लीजिए आप। पर्याप्तियां आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं, पीछे कही थी चर्चा। जिनके पूरी हो जाती है वे पर्याप्त कहलाते हैं, जिनके पूरी नहीं होती है वे अपर्याप्त कहलाते हैं। 2 हो गए जीव, पर्याप्त और अपर्याप्त 2। फिर नित्य निगोद और इतर निगोद, ये सब एक इंद्रिय जीवों की चर्चा चल रही है। ये सब वनस्पति का जीवों के संबंध में भी विशेष बात कह रहे हैं। नित्य निगोद क्या और इतर निगोद। नित्य निगोद क्या होता है बोले जिनकी निगोद दशा निगोद दशा निगोद दशा निगोद दशा निगोद दशा अनादि काल से जिस जीव ने निगोद के अलावा दूसरी कोई पर्याय प्राप्त नहीं की हो, वो जीव नित्य निगोदिया वाले जीव रहते हैं। क्या नित्य निगोदिया वाले जीव हैं वो, ठीक है। अच्छा दूसरे जीव कौन, यहां से निकले और फिर पृथ्वी आदि का अन्य अन्य गतियों में इधर उधर घूमे और दोबारा जब निगोद में चले गए तो उसे कहते हैं इतर निगोद। क्या ठीक है ना, दोबारा जब निगोद में जाते हैं तो वे इतर निगोद वाले जीव कहलाते हैं। चिराग भाई मैरीलैंड से, ख्याल में आ रही है बात, बोलो। ये कह रहे हैं अभी देखो, जैसे अब कोई ने प्रश्न किया कि साहब पर्याप्त जीव कौन से होते हैं, बोले हम लोग सब बैठे हैं ना सामने, हम लोग पर्याप्ती तो हैं सब। क्या पर्याप्त, हमारे सबकी पर्याप्तियां पूरी हो गई है, हम सब पर्याप्तक जीव हैं। चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े जीव जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब पर्याप्तक जीव हैं, सबकी पर्याप्तियां पूरी हो गई है। तो फिर साहब अपर्याप्तक कौन से हैं, बोले अपर्याप्तक दिखते नहीं है भैया, अपर्याप्तक पकड़ में नहीं आएंगे तुम्हारे। अपर्याप्तक इन आंखों के माध्यम से दिख सके ऐसा नहीं हो सकता है। क्या अपर्याप्तक जीव का जन्म मरण तो श्वास के 18वें भाग हो जाता है, फट 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 सेकंड के 25वें हिस्से के अंदर तो मर जाते हैं बेचारे, कहां से पकड़ोगे आप उनको। सेकंड के 25वें हिस्से में मर गए, उन अपर्याप्तक जीवों को कैसे पकड़ेंगे, वो पकड़ में नहीं आ सकते हैं। चलिए नित्य निगोद हो गया, इतर निगोद हो गया। अब है साधारण। साधारण माने क्या है, कॉमन। जो कॉमन होते हैं वे साधारण कहलाते हैं, ठीक है। फिर कॉमन मतलब जिनका समझ लीजिए आप खान पान शरीर एक हो और शरीर में रहने वाले बहुत सारे हों। जैसे
कॉमन जगह पर, जैसे शिविर वगैरह लगते हैं ना, कभी पंच कल्याण कोई शिविर हो, आयोजन हो, तो कॉमन जगह पर जाकर के रह जाएं, ऐसे साधारण। फिर है सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये प्रत्येक वनस्पति मतलब मालिक तो एक है, लेकिन उसके साथ में दूसरे जीव और रहते हैं। मालिक एक, जब मालिक ही अनेक हो एक साथ, वो होता है साधारण। मकान एक, मालिक अनंत, ये है साधारण। क्या कहा? मकान एक और मालिक अनंत, इसका नाम है साधारण। एक मकान का एक मालिक, लेकिन आश्रय से रहते हैं बहुत सारे जीव, ये हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। और जिनके आश्रय से नहीं रहते हैं वो कहलाते हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो इस तरह से आदि भेद इन सबके बतलाए गए हैं। अब सुनिए जरा कुछ और बातें, कुछ अलग हटके बातें जो कॉमन नहीं है, जो साधारण नहीं है। पांचों स्थावर वगैरह के संदर्भ में इतनी चर्चाएं तो बड़ी कॉमन थी, लेकिन अब कुछ और विशेष बातें कहते हैं। स्थावर कायिक जीवों के चार चार भेद, पृथ्वी कायिक के चार भेद। गजब हो गया, पृथ्वी कायिक के चार भेद, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या जल कायिक के चार भेद? कि हाँ, चार शब्द दिए हैं यहाँ पर, नीचे देखिए। एक शब्द है पृथ्वी, दूसरा है पृथ्वी जीव, तीसरा है पृथ्वी कायिक और चौथा है पृथ्वी काय। पृथ्वी शब्द का प्रयोग चार जगह पर। इसी तरह से कहेंगे जल का भी चार जगह पर, अग्नि का भी चार जगह पर, क्या वायु का भी चार जगह पर, वनस्पति का भी चार जगह पर। क्या बात कर रहे हो साहब, कुछ समझ में नहीं आई बात, ये क्या होते हैं? तो बोले सुनो, सबसे पहले नंबर पर है पृथ्वी। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। स्थावर कायिक जीव के चार भेद बतला रहे हैं यहाँ। सबसे पहले नंबर पर है पृथ्वी। पृथ्वी को समझते हैं अपन, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें मिल सकती है, क्योंकि पृथ्वी तो सभी है। अब आप कह देंगे साहब हमारे ये दीवार खड़ी हुई है, क्या ये पीछे दीवार लगी हुई है, क्या तो फिर ये पृथ्वी कायिक है क्या? जो धरती है हमारी, जो धरती मतलब वो रोड नहीं। अभी हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे मार्बल लगा हुआ है, हमारे वुडन फ्लोर है, इसका क्या करें? हमारे टाइल्स लगी हुई है, मार्बल लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है। तो बोले अभी ये सब क्या है ये? तो बोले सुनो, ये चार भेद समझना चाहिए। अभी सुनिए, सबसे पहले नंबर का भेद है जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी को समझा रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं यह आगे के तीनों भेदों में रहने वाला साधारण भेद है। क्या? ये तीनों भेदों में रहने वाला साधारण भेद है, मतलब पृथ्वी तो कॉमन नाम है। अब पृथ्वी शब्द का प्रयोग किस किस अर्थों में किया जा रहा है वो देखना चाहिए, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकता। क्या क्या माने जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी तो साधारण है, ये पृथ्वी तो सामान्य है। क्या? और इस पृथ्वी की में चार बातें आएगी, बातें चार, तीन चीजें और हैं जो इस पृथ्वी कॉमन शब्द के अंदर बातें आ गई है। वो क्या क्या बातें हैं? बोले पृथ्वी जीव। क्या पृथ्वी जीव क्या होता है? क्या भाई चार कहते हैं इसको, मतलब कॉमन के लिए भी पृथ्वी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शास्त्रों में पृथ्वी आदि चार भेद ऐसे ही शब्द मिलते हैं। क्या तो कहा पृथ्वी जीव, सेकंड नंबर पॉइंट दिया है पृथ्वी जीव। बोले ये क्या होता है? जो जीव मरण कर अपने पूर्व शरीर को छोड़कर पृथ्वी रूप शरीर को धारण करने के लिए विग्रह गति से आ रहा हो, वह पृथ्वी जीव कहलाता है। समझना क्या मैटर है। बात ऐसी है भाई साहब, एक जीव का कहीं हो गया मरण, क्या मरण हो गया किसी जगह पर, अब उसे मर करके बनना है पृथ्वी कायिक। क्या समझ में आ रही है? मर करके इस जीव को बनना है पृथ्वी कायिक। अच्छा, पृथ्वी कायिक जीव होना है उसको, तो वहां तो मर गया और यहां आकर के अभी जन्म नहीं लिया, अभी रास्ते में चल करके आ रहा है। आपको पता है एक जगह से मरने के बाद दूसरी जगह पर पहुंचने के बीच में रास्ते में जब ट्रेवल कर रहा होता है, उस ट्रेवलिंग के टाइम पीरियड को विग्रह गति कहते हैं। यहां से मर गया और यहां पहुंचा नहीं, यहां पहुंचना है, पहुंच रहा है। यहां से मर गया और यहां पहुंच रहा है। अब ये जब पहुंचेगा तो उसमें भी सेकंड के असंख्यात में भाग काल में पहुंच जाता है। एक समय, दो समय, तीन समय,
चौथे समय में जाकर के जन्म ले लेता है, पहुंच जाता है वहां। तो बोले ये जो बीच का काल था, विग्रह गति का काल, इस विग्रह गति में उस जीव को क्या कहेंगे? क्या? चूंकि वो पृथ्वी में जाकर के जन्म लेने वाला है, इसलिए उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। जन्म पृथ्वी में ले रहा है, इसलिए पृथ्वी जीव कहलाएगा। अभी इसी तरह से औरों के अंदर भी लगा सकते हैं। यदि वही जीव जल में जाकर के जन्म लेने वाला हो तो क्या कहलाएगा? जल जीव कहलाएगा। क्या? इसी तरह से यदि वो जाकर के अग्नि में जन्म लेने वाला हो तो अग्नि जीव कहलाएगा। वायु में जाकर वायु कायिक में जन्म लेने वाला हो तो वायु जीव कहलाएगा, विग्रह गति के काल में। ठीक है ना? वनस्पति में जाकर के जन्म लेने वाला हो तो वनस्पति जीव कहलाएगा। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब के इस तरह से भेद जानना चाहिए। दो बातें हो गई। पृथ्वी शब्द हो गया कॉमन, दूसरा शब्द हो गया पृथ्वी जीव। क्या? पृथ्वी जीव किसे कहें? सिर्फ विग्रह गति के काल में कि साहब जब पहुंच गया और जन्म ले लिया। क्या? तो जैसे अभी आयु स्टार्ट हो चुकी है, उसकी आयु वहीं स्टार्ट हो गई है। आयु के बिना तो ये जीव रहेगा ही नहीं। पिछली आयु पूरी हो गई और नई आयु वहीं जन्म ले ली। इसका मतलब विग्रह गति के अंदर भी पृथ्वी का एक जीव की आयु चालू हो गई है, लेकिन वो पृथ्वी कायिक नहीं है। क्या? ठीक है ना? और कर्म का बंधन तो होता है, बिल्कुल कर्म का बंधन बराबर चालू है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, कर्म बंधन से रहित यदि मानेंगे तो उसके संवर मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी भाई साहब। क्या? विग्रह गति में संवर मानना पड़ जाएगा। आत्मानुभूति के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, शुद्ध उपयोग के बिना संवर, और मरा और संवर, और गजब हो गया भाई साहब। विग्रह गति में संवर, ऐसा कैसे होगा? कैसे कैसे मानेंगे उसको? तो कर्म तो बराबर बंध रहे हैं वहां पर, विग्रह गति के अंदर भी बंध रहे हैं। अब उसने आकर के जन्म ले लिया, मान लीजिए, तो जन्म लेते ही क्या क्या बन जाएगा वो जीव? जन्म लेते ही पृथ्वी कायिक हो जाएगा। पृथ्वी कायिक, जिसने विग्रह गति में से आकर, क्या? जिसने विग्रह गति में से आकर पृथ्वी रूप शरीर धारण कर लिया है, वह पृथ्वी कायिक है। क्या? विग्रह रूप जिसने शरीर धारण कर लिया, वहां से आकर के उधर से निकला था, वहां से पहले मरण हो गया था जिस भाव में भी था, और वहां से मर करके फिर विग्रह गति में आया। विग्रह गति में पृथ्वी जीव कहला रहा था, यहां आकर के उसने जन्म ले लिया। जब उसने जन्म ले लिया तो पृथ्वी कायिक बन गया वो। ठीक है ना? देखो, तब वह पृथ्वी कायिक है। अब चौथी स्थिति क्या है? बोले पृथ्वी काय। पृथ्वी कायिक जीव से छोड़ा हुआ जो अचेतन शरीर है वह पृथ्वी काय है, जैसे पकी हुई ईंट। तो ख्याल में आई बात क्या है? अरे भाई, जिसने आकर के जन्म ले लिया, क्या वो तो ठीक है, पृथ्वी कायिक हो गया, लेकिन मर करके जाएगा भी तो। अब ये तो पृथ्वी थी, मान लो पाषाण का शिलाखंड है, अब इसमें से ये जीव निकल करके चला गया। अब ये जो पत्थर बचा है ये क्या है? ये पृथ्वी काय है, शरीर बच गया है। अब ये बगैर जीव का जो शरीर है, जोवालिया जी साहब, बगैर जीव का जो ये शरीर है, इस शरीर का नाम है पृथ्वी काय। इसी तरह से जल में से जीव निकल गया तो वो बच गया जल काय, है ना? अग्नि काय, वनस्पति काय, और जीव सहित है तो कायिक। क्या? और अभी इसमें जीव आया नहीं है, ऑन द वे है, तो पृथ्वी जीव, जल जीव, अग्नि जीव, वायु जीव, वनस्पति जीव, ऐसा वो जीव। और इन सब के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, बोले ये शब्द हो गए कॉमन। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो इसी प्रकार जल कायिक, अग्नि कायिक आदि के भी चार भेद समझ लेने चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल, एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।